वचन के सहारे सरकार में वापस आएंगे नाथ। कांग्रेस ने बनाया सत्ता में वापसी का प्लान। कोरोना पीड़ित परिवार को नौकरी का वादा। वादे के जरिए उपचुनाव जीतने का इरादा। उपचुनाव में जनता को साधने के लिए कांग्रेस ने अपना वचन पत्र जारी कर दिया है। मिनी वचन पत्र के जरिए कमलनाथ 2018 वाली रणनीति पर ही आगे बढ़ रहे हैं। 28 सीटों के लिए जारी हुए मिनी वचन पत्र में कांग्रेस ने स्थानीय मुद्दों के जरिए जनता को लुभाने की कोशिश की है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने कोरोना का कहर झेल चुके पीड़ित परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का ऐलान किया है। ये नौकरी उस व्यक्ति के पारिवारिक सदस्य को मिलेगी जिसकी कोरोना में मौत हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने 28 जगह जहाँ चुनाव हो रहा है विधानसभा का, उसमें अलग अलग वचन पत्र तो तैयार किए हैं। वहाँ की जो मूल समस्याएं, जो मुख्य समस्याएं, लेकिन साथ ही पूरा मध्य प्रदेश में क्या करेंगे इसके बाद, इसका भी एक वचन पत्र, जिसको हम संकल्प पत्र कह रहे हैं, वो जारी करेगी। इसमें कोई सियासत नहीं है। आज कोरोना के कारण पूरा देश एक आरोपित परेशानी में दंडित हो रहा है। सड़कों पर कई गरीब लोग मारे गए, कई परिवार अनाथ हो गए, कई परिवार एक्सीडेंट में जो है केवल बच्चे बचे हैं, माता पिता पालक सभी की डेथ हो, मृत्यु हो गई है। एक सदस्य को हम नौकरी देंगे ताकि वो परिवार संभल सके संविदा आधार पर, और कोशिश करेंगे कि उस परिवार की साज संभाल हो और उनके जीवन यापन में कोई दिक्कत ना जाए। कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए वादों का पिटारा खोल दिया है, जिसमें कई बड़े वादे किए गए हैं। कमलनाथ ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 100 यूनिट 100 रुपए बिल देने का वादा किया है। कर्मचारियों के बकाया डीए और वेतन वृद्धि जारी करने का वादा भी कांग्रेस ने किया है। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण की बात भी वचन पत्र में की गई है। गौशालाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की तर्ज पर गौधन सेवा योजना शुरू करने और गौ सेवकों की सेवाएं लेने का भी वादा किया गया है। कोरोना संक्रमण को राज्य की आपदा घोषित करने का भी ऐलान कांग्रेस ने किया है। सरकार आने पर फुटकर व्यापारियों का 50,000 तक का कर्ज माफ करने का भी वादा किया गया है। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में कांग्रेस के 1.25 साल जनता का खुशहाल नारा दिया है। इधर बीजेपी कांग्रेस के वचन पत्र को कोरे वादे करार दे रही है। वो 28 का वचन पत्र करें, इसमें आपत्ति नहीं है, पर जो उनका पुराना वचन पत्र था उस वचन पत्र का क्या होगा उसके बारे में वचन पत्र जारी करें तो वो ज़्यादा ठीक होगा। 28 विधानसभा का क्यों कर रहे हैं? प्रदेश में उन्होंने जो वादा जनता से किया था सरकार के समय, उस वचन पत्र का क्या हुआ उसके बारे में वो सफेद श्वेत पत्र लाएं। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का वचन पत्र मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ था। ऐसे में कमलनाथ उसी फार्मूले के सहारे बीजेपी को मात देने की रणनीति बना रहे हैं। स्थानीय मुद्दों को लेकर तैयार किया गया मिनी वचन पत्र कांग्रेस और कमलनाथ की सत्ता में वापसी करा पाएगा या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है वचन के सहारे नाथ। और ये डू और डाई की बैटल है, खासतौर से कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस ये जानती है कि बीजेपी की तुलना में उसकी राह कठिन है, चुनौतीपूर्ण है, और जिस तरह से जो गणित, जो इक्वेशंस भी चाहिए, मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस फिर सत्ता शिखर तक पहुंचना चाहती है तो उसे 28 सीटें चाहिए और ये रास्ता आसान नहीं है। और यही वजह है कि कांग्रेस कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। और आमतौर पर उपचुनाव में, हालांकि उपचुनावों की संख्या खासी है और कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि ये आम चुनाव से किसी मायने में कम इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो बिल्कुल सही भी है, लेकिन कांग्रेस ने आम चुनाव में घोषणा पत्र न लाने की जो परंपरा आमतौर पर रहती है उसको भी तोड़ा है। और उसकी बड़ी वजह यही है कि वो जनता को लुभाना चाहती है और उसकी कोशिश है, और ये कोशिश होनी भी चाहिए क्योंकि ये उसके लिए एक अस्तित्व का निर्णायक संघर्ष है। लेकिन कितना कामयाब होगी कांग्रेस इसमें, और क्या उसने जो वायदे किए हैं उन वायदों पर जनता फिर ठिठकेगी, जैसे 2018 में किसान कर्ज माफ़ी का उसका वायदा, उसका वचन किसानों को रास आया था, और ये माना गया कि यही वजह थी कि बीजेपी की तुलना में कांग्रेस को ज़्यादा सीटें मिली थीं और सरकार बनाने में भी वो कामयाब हुई थी। चलिए बातचीत की तरफ हम रुख करते हैं। जो मेहमान हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक दिनेश गुप्ता जी। बहुत स्वागत करता हूं।
हमारे साथ जुड़ रहे हैं डबरा से मोहन सिंह राठौर, वरिष्ठ बीजेपी नेता हमारे साथ रहेंगे और उनके नज़रिए से हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह बीजेपी इसे देखती है। हमारे साथ हैं कांग्रेस के युवा नेता और प्रवक्ता दुर्गेश शर्मा जी, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। दिनेश जी, पहली टिप्पणी आपकी लेकर मैं आगे बढ़ता हूं। किस तरह आप देखते हैं वचन के सहारे फिर हैं नाथ, कमलनाथ, और इस बार कोरोना, जिनकी मृत्यु हुई है कोरोना से, उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का वायदा भी है और फिर कर्मचारियों की तरफ भी रुख किया है कांग्रेस ने, और भी तमाम तरह की चीज़ें, और मोटे तौर पर 28 विधानसभा क्षेत्रों में स्थानीय मुद्दों को लेकर भी कांग्रेस अपने इस घोषणा पत्र के साथ सामने आई। कैसे देखते हैं आप? जी शरद जी, जो आम चुनाव में जो मुद्दे थे तकरीबन वही हैं। कुछ जो तात्कालिक मुद्दे हैं, जिसे हम वैल्यू एडिशन कह सकते हैं, तात्कालिक मुद्दों का जो है, चाहे कोरोना हो या जो कर्मचारियों के डीए की जो बात आ रही है, क्योंकि कर्मचारी तो हमेशा राजनीतिक दल के एजेंडे में कहीं ना कहीं रहते हैं। और चूंकि ये 28 विधानसभा क्षेत्रों का उपचुनाव है और असाधारण उपचुनाव है मध्य प्रदेश के लिए, तो जब असाधारण उपचुनाव है तो प्रयास भी असाधारण होना चाहिए। इसलिए आप देखिए कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्र का अलग अलग आप एक वचन पत्र जारी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जो स्थानीय मुद्दों की जब आप बात करते हैं किसी चुनाव में, तो वो खासकर विधानसभा का उपचुनाव तो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि स्थानीय मुद्दे हमेशा जो है आम चुनावों में वो निगलेक्टेड रह जाते हैं, उनको अनदेखा कर दिया जाता है। ब्रॉडली हम देखते हैं तो स्टेट लेवल पर बड़ी बड़ी घोषणाएं हो जाती हैं, लेकिन जहां शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल, पीने के पानी की जैसी समस्याएं होती हैं, उन पर कोई बात नहीं करता। और यही बेसिक जो मध्य प्रदेश का जो हम देख रहे हैं कि 1956 से आज तक ये समस्याएं यथावत हैं। बहुत सारे जो है आप मजरे टोले गांव में चले जाएंगे, स्कूलों का डिस्टेंस ज़्यादा होगा, कहीं प्राइमरी है तो माध्यमिक की स्कूल की समस्या होगी या हाई स्कूल की होगी। तो ये जो विकास के पैमाने पर फिट बैठते हैं, उनको स्थानीय स्तर पर ही उनको अटेंड किया जाए तो शायद बेहतर होगा। यदि कांग्रेस पार्टी इस तरह की एक उसने पहल की, चूंकि ये उपचुनाव में है और इस उपचुनाव में वोटर को ये भी पता है कि इसका नतीजा क्या है और किसकी सरकार आनी है। बेसिकली सारी चीज़ें, बहुत सारी प्री स्क्रिप्टेड मामला है, तो ये कितना कारगर होता है ये बहुत देखना दिलचस्प होगा। जी मोहन जी, एक छोटी टिप्पणी आपकी, फिर मैं कांग्रेस के हमारे साथी जो हैं जो विस्तार से इस पर रोशनी डालेंगे। एक बीजेपी किस नज़रिए से देखती है इस वचन पत्र को? कांग्रेस वचन पत्र ही कहती रही है इसको, और फिर एक कुछ वचनों के साथ चुनाव की वैतरणी को पार करने की तैयारी कर रही है। जी मोहन जी। देखिए शरद जी, मैं किसी शायर की 2 लाइनों के साथ अपनी बात प्रारंभ कर रहा हूँ कि मुझे शिकवा नहीं तेरी बेवफाई का हरगिज, गिला तब हो कि जब तूने किसी से भी निभाई हो। तो ये कांग्रेस की जो इस वक्त का वचन पत्र है, इन्होंने 900 वचन दिए थे 2018 के चुनाव में, और 7 नहीं निभाए। 7 वचन जीवन के जो सबसे महत्वपूर्ण हो सकते थे, वो 7 भी अगर निभा देते तो आज जनता इनकी कद्र करती। इन्होंने एक भी वचन नहीं निभाया, सारे वचन अधूरे रहे और किसी के साथ इन्होंने वफादारी नहीं की, न किसान के साथ की, न युवा के साथ की, न बेरोजगारों के साथ की, न अतिथि शिक्षकों के साथ की, और न ही कन्याओं के साथ की। इवन मतलब किसी भी स्तर पे जब इन्होंने वचन नहीं निभाए, बल्कि आज ये जो वचन दे रहे हैं, इसके बजाय तो एक गोल्डन हाउस बनाने का वचन देना वो भी कम है, क्योंकि जनता को पता है कि इनकी वापसी नहीं होने वाली। जिसकी वापसी ही नहीं होने वाली, उसके वचनों का जनता करेगी क्या? ये इसलिए वचन दे रहे हैं कि इनको खुद को पता है कि ये सरकार में नहीं आएंगे, और जब सरकार में आएंगे ही नहीं तो इनके वचनों की कीमत क्या है? इस वक्त तो जो चाहो सो वचन हरवा लो, लेकिन नतीजा सिफर रहेगा। भारतीय जनता पार्टी अपने 3 महीने के कार्यकाल में, पिछले 6 महीने के कार्यकाल में जनता को अपने विकास के पूरे रोड मैप से ये बता चुकी है कि वो क्या करना चाहती है अगले 3 साल में। किस तरह से मध्य प्रदेश की कुपोषण से लेके सारे आर्थिक मुद्दों पर, सारे किसानों के मुद्दों पर किस तरह से जनता में खुशहाली लाना चाहती है, वो भारतीय जनता पार्टी का रोड मैप जनता के सामने क्लियर है। स्थानीय समस्याओं की जहां तक बात है, जिन विधानसभाओं में चुनाव हो रहे हैं, एक एक विधानसभा का एक एक मतदाता इस बात को समझता है कि माननीय शिवराज सिंह जी, सिंधिया जी और तमाम सारे जो प्रदेश के बड़े लीडर हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी से लेकर
मिश्रा जी से और तमाम सारे लीडर, इन्होंने एक एक विधानसभा में जाकर जनता के बीच में वो सारे विकास की गंगा बहाने का काम शुरुआत की है, जिससे इस प्रदेश में खुशहाली आएगी। तो इसलिए अब इनके वचनों की कोई कीमत नहीं है। सबको पता है कि इनकी नाव डूब रही है, इनकी नाव में छेद हो चुका है। अब इस अंतिम समय पे ये जो राम राम कहना चाहते हैं, उससे इनकी बेतरनी पार नहीं होगी, इस बात का मैं आपको दावा करता हूं। इसलिए जनता ना इनके वचन पे भरोसा करेगी, न इनके वायदों पे भरोसा करेगी, न इनके चेहरों पे भरोसा करना चाहती है। जनता विकास चाहती है। इन्होंने 13 महीने में 14 महीने। बिल्कुल मोहन जी, अभी दूसरा राउंड है, मैं लौटता हूं आपकी तरफ। दूसरे राउंड की तरफ मैं फिर लौटूंगा भारतीय जनता पार्टी जी, और एक आग्रह भी करूंगा कि पीछे कुछ आवाजें हैं जो चुनाव की तैयारियों को लेकर निरंतर सरगोशी कर रही हैं, वो बहुत ज़रूरी है इस समय, हम समझते हैं। लेकिन थोड़ा सा आग्रह अगर हमारा वहाँ तक पहुँच जाए कि आप, क्योंकि आप भी जो बात कह रहे हैं, मैं देख रहा था आपको भी कठिनाई हो रही थी, क्योंकि वो बातें जब कान में पड़ती हैं तो फिर विचार भिन्नता उत्पन्न होती है। तो बस ये थोड़ा सा आग्रह रहेगा। दुर्गेश जी, आपने सुनी बात तटस्थ प्रेक्षक के तौर पर दिनेश जी की भी, और मोहन जी की भी बात आपने बीजेपी की तरफ से सुनी। एक और वचन के साथ इरादा कि फिर कमर कस रहे हैं वापस लौटने का। रास्ता कठिन है, लेकिन रास्ते कभी आसान नहीं होते, मंजिलें हासिल करना कभी आसान नहीं होता। इस बार और दुष्कर है और कठिन है 2018 की तुलना में, लेकिन लड़ाई है, लड़ाई का धर्म है लड़ना। क्या कहेंगे जी? शरद जी, राठौर जी कह रहे थे कि राम राम करके चुनाव लड़ रहे हैं, भैया जय श्री राम करके हम मैदान में हैं, और माता सीता का भी आशीर्वाद है और भगवान राम का भी आशीर्वाद है। और निश्चित ये जो वैतरणी आपने जो बात करी, उसको हम बिल्कुल पूरा मध्य प्रदेश में पुनः गंगा रमणी तहजीब को जीवित करके दिखाएंगे। और विकास की गंगा जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो 15 वर्ष तक मध्य प्रदेश में आप गंगा की एक झलक भी नहीं दिखा पाए थे, उसको जो 15 माह में कमलनाथ जी ने दिखाई थी, उसको हम पुनः दिखाएंगे। हाँ, हमने हर विधानसभा में जो विधानसभा की समस्याएं हैं, क्योंकि 15 माह में हमें 15 माह से पूर्व जब हम पहली बार वचन पत्र लाए थे, तो हम समग्र मध्य प्रदेश का एक विकसित किस तरीके से करना है उसका हम वचन पत्र लाए थे, जिसमें से हमने 365-370 के आसपास वचन पत्रों पे काम प्रारंभ कर दिया था। जैसा कि राठौर जी कह रहे थे, तो मैं राठौर जी को गिना देता हूँ। हमने बिजली का बिल सबका हाफ कर दिया था, लोगों को घरों में 1 रुपये यूनिट बिजली दे रहे थे, किसानों को हम 44 पैसे यूनिट दे रहे थे, आदिवासी लोगों को हम 25 पैसे यूनिट दे रहे थे। आपने आपके यहाँ लूट खसोट फिर से शुरू कर दी, लोगों के हजारों के बिल फिर से आ गए। हमने किसानों के कर्जा माफी का जो वादा किया था, उसको पूरा किया। हाँ, 2 लाख का राशि वाले जो किसान थे, उनका 2 महीने और यदि आप लोग षड्यंत्र नहीं करते तो निश्चित और 2 महीने के अंदर उनके पास भी, उनके खाते में भी 2 लाख पहुंच जाते। ये आपके ही मंत्री महोदय, भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान सरकार में षड्यंत्रकारी सरकार के जो एक मंत्री हैं, उन्होंने ही सदन में रखा कि हाँ, इन्होंने कर्जा 26,95,000 किसानों का माफ किया। राशि भी पूरी बताई, 1 लाख रुपए तक की राशि पूरी लिखित दस्तावेज में सदन में रखी। हमने अतिथि विद्वानों के लिए क्या किया, उसके दस्तावेज सदन के पटल पे रखे हैं। उच्च शिक्षा मंत्री ने जब सवाल किया पूर्व शिक्षा मंत्री ने कि हमको उसका जवाब दिया जाए, तो जवाब दिया कि हाँ, जीतू पटवारी जी ने कौन कौन से पेपर या कौन कौन सी नोटशीट लिखी थी। और आपने स्पष्ट कर दिया कि हम किसी की तरह अतिथि शिक्षकों का कोई भला नहीं करेंगे, हम उनके लिए नहीं सोचेंगे। हमने फिर से कहा है कि हम जिस दिन सरकार में आते हैं, हम तत्काल अतिथि शिक्षकों के ऊपर उचित निर्णय कर देंगे। हाँ, आज जो हमने नई चीजें जोड़ी हैं वो ये है कि चूंकि इस बीच में कोरोना एक महामारी के रूप में पूरे मध्य प्रदेश में छा गया है, उसकी एक समस्या लोगों के बीच में आ गई है। तो उस महामारी में जो आहत हो जाता है, यदि वो हमारा साथ छोड़ देता है, तो उसके परिवार को कैसे संबल दिया जाए, कैसे हम उसको ताकत दें, उसके लिए हमने एक निर्णय अपने वचन पत्र में नए इस चुनाव के लिए लेके आए हैं कि हाँ, हम उनको आर्थिक रूप से भी समृद्ध करेंगे, उनको हम नौकरियां भी देंगे, जिससे उनका परिवार सुचारू रूप से चल सके। जो उनके ऊपर आघात हुआ, उस आघात से वो संबल कुछ प्राप्त कर सके। उसके अलावा मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के संग एक दिक्कत थी, उनका नियमितीकरण या उनका प्रमोशन का जो मामला था वो रुका हुआ है। तो चूंकि हमने ये अनुभव किया 15 माह की सरकार में कि उनका जो प्रमोशन का मामला है वो रुका है, उसको कंटिन्यू होना चाहिए। निर्णय हम सरकार में रहते तब भी लेते, पर चूंकि षड्यंत्र से आपने सरकार गिरा दी, कोई बात नहीं है।
4-5 महीने के लिए आपने मध्य प्रदेश के अंदर जो दोहन और करना था, 10 किलो का आटे का पैकेट 8 किलो के वजन में बांटना था, लोगों के गरीबों के संग लूटपाट करनी चलिए थी, सर जी वो आपने करी। हम जी। उसको भी पूरा करें। हमने अपने वचन पत्र में दिया है कि हम कर्मचारियों के हित में ये भी निर्णय लेंगे। साथ ही जो है हमने कुछ एक और नई चीजें लेके आए हैं, वो जो आवश्यकता हमको 15 आता हूं शर्मा जी, अभी एक राउंड और रहेगा आपके पास भी, एक राउंड और भी रहेगा, उसमें मैं अभी दिनेश जी की तरफ ज़रूर चलना चाहूँगा। दिनेश जी, कांग्रेस ने जो कोशिशें की हैं, क्या लगता है आपको उसमें कोरोना वाला जो एक पक्ष है वो पक्ष आमतौर पर काफ़ी सोच विचार के मुझे लगता है कि उसको रखने की कोशिश हुई है, लेकिन सवाल ये है कि कठिन चुनौतियों के बीच में उसके लिए जगह बनाना सरकारी तंत्र में नौकरी की, ये बहुत आसान काम नहीं होगा। तो एक कठिन चुनौती है, क्योंकि किसान कर्ज माफ़ी का मसला भी इन्हीं चुनौतियों के बीच में कांग्रेस को कहीं ना कहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगा फंसा गया, लेकिन उसकी जटिलताओं में तो शुमार रहा। फिर भी आप किस तरह देखते हैं इस वचन पत्र को, और क्या आपको लगता है कि कुछ इसकी जो चीज़ें हैं वो लोगों के बीच में एक बेहतरीन प्रतिक्रिया के तौर पर भी सामने आ सकती हैं? जी जी। देखिए शरद जी, जो आप जिस तरह से मुद्दों को आगे रख रहे हैं, जिन मुद्दों को आगे रख रहे हैं, उसमें ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे मुद्दों को पीछे करने की कोशिश है जो एक समस्या के तौर पर खड़े हुए हैं, जो कांग्रेस पार्टी लगातार जिन मुद्दों को विपक्ष में रहते हुए उठाती रही और राष्ट्रीय स्तर पर उठाती रही हो, चाहे अर्थव्यवस्था का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी खत्म करने का मुद्दा हो। आप देखिए कोरोना में जिस तरह से रोजगार का संकट पैदा हुआ है, पूरे देश में हुआ है और दुनिया में भी इसका असर देखने को मिला है। आप केवल नौकरी देकर हम अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं कर सकते, और कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में हमने देखा था कि लगातार इस बात की बात हो रही थी कि सरकारी खजाना खाली है। आप 15 महीने का अनुभव प्रदेश की जनता के सामने है कि सरकार ने क्या किया था और क्या नहीं किया था। इसके लिए जो प्रत्यक्ष है उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हर आदमी ने अनुभव किया है कि 15 महीने में क्या चीज़ मिसिंग थी और क्या चीज़ मौजूद थी। यदि आप देखेंगे कि आप युवाओं के पास जाएंगे जिन्होंने 12वीं की परीक्षा पास करके कॉलेज में जा रहे हैं या 10th की परीक्षा पास कर रहे हैं, तो बालिकाओं को साइकिल मिलती थी, लैपटॉप मिलते थे। वो एकदम आपने देखा होगा कि 15 महीने की सरकार में नहीं थे। बहुत सारी ऐसी योजनाएं, जो बुजुर्ग थे वो तीर्थ यात्रा पर नहीं जा पा रहे थे। इन सारे मुद्दों को लेकर एक 15 महीने में कहीं ना कहीं लोगों में था कि ये सरकार वो कैसे इन जो योजनाओं को बंद कर सकती है। स्वाभाविक सा सवाल होता है। हमेशा ये बात होती है जब सत्ता परिवर्तन होती है, जब वचन पत्र या घोषणा पत्र लाते हैं, तो मतदाता के दिमाग में कहीं ना कहीं ये होता है कि जो पुरानी योजनाएं चल रही हैं वो तो जारी रहेंगी। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी संबल योजना को लेकर बताती है कि हमने इसको रिफाइंड वे में रखा है, वैसे दूसरी योजना भी रखी जा सकती थी। जिस तरह से कन्यादान योजना का आपने कहा कि 51,000 कर दिया, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो वोटर के दिमाग में होती है। आप जो मौजूदा परिस्थिति में कितनी भी बड़ी बातें कर लीजिए, जो चुनौतियां आपके सामने है कि सरकार में वापसी, तो लोगों को ये भी पता है कि ये वापसी के लिए इनको कितना संघर्ष करना पड़ेगा, और ये वापसी में आने पर ये कितनी इनको पालन कर पाएंगे इन योजनाओं का, क्योंकि सबके पास एक अनुभव है 15 साल का, 15 महीने का और 6 महीने का। तो जो कांग्रेस पार्टी है, कोरोना को जोड़कर कोई बहुत भावनात्मक तौर पर वोटरों को मुझे नहीं लगता कि व्यापक तौर पर इसका कोई असर डाल पाएगी। चलिए एक बार दुर्गेश जी की टिप्पणी ले लेता हूं इस पर कि बहुत कितना असर होगा इसका। दुर्गेश जी एक छोटी टिप्पणी आपकी, फिर मोहन जी की टिप्पणी में इस पर लूंगा। जी दिनेश जी की एक हमारे प्रति जो सोच का दायरा है वो बहुत सीमित है। मैं क्षमा चाहूंगा बड़े भाई, आप बहुत सम्मानित पत्रकार हैं, पर आपने कमलनाथ जी के द्वारा किए हुए जो सकारात्मक कार्य हैं उस पर गौर नहीं किया। मध्य प्रदेश के अंदर रोजगार कैसे पैदा हो, हमने उस पर काम किया है। हमने खोखले वादे नहीं करे। हमने मध्य प्रदेश के अंदर जो पर्यटन को एक हब के रूप में, पर्यटन के साथ में आध्यात्मिक उसका फायदा उठाने के लिए हमने जिस तरीके से उज्जैन के अंदर 350 करोड़ रुपए लगा के पूरी ओंकार माला को बनाने का प्रयास किया, प्रारंभ कर दिया। रामपथ गमन के लिए हमने काम प्रारंभ कर दिया। हमको ये मालूम था कि मध्य प्रदेश के अंदर यदि हम पर्यटकों को ला पाएंगे तो निश्चित रोजगार बढ़ेगा। वही बच्चा जो 12वीं और 10वीं पास करके बाहर आएगा, उसको रोजगार कहीं दिखना चाहिए, तो घर के आसपास रोजगार मिले। हमने नियमानुसार एक आदेश जारी किया
कि 70% उन लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को नौकरी देना कंपलसरी होगा, व्यापारियों को इंडस्ट्री मध्य प्रदेश में लगाएंगे। ऐसा कोई नियम नहीं था। आज शिवराज सिंह चौहान जी ने गाल बजा दिए, झूठ बोल दिया, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। कि उन्होंने ये बोला कि हम मध्य प्रदेश के 60% निवासियों को ही नौकरी देंगे। उस पर एक भी कागज, एक भी दस्तावेज नहीं निकला है, एक नोटशीट नहीं निकली है, सिर्फ झूठ बोला है। जो घोषणा दी है उस तरीके से घोषणा करी है। आज उन्होंने कह दिया कि हम नौकरियां निकाल रहे हैं, उस पर भी कोई नोटशीट तक नहीं लिखी गई है, सिर्फ चुनावी मंच पे आके घोषणा करी है। कमलनाथ जी घोषणा नहीं करते, धरातल पे काम करते थे। हमने आपको, हमको, मुझको, सबको एक मौका दिया कि आप घर में बिजली कम जलाएं और फायदा उठाएं, 1 रुपए यूनिट बिजली लें। वही फायदा लूट जो संभल में भारतीय जनता पार्टी ने रखी थी, फिर से प्रारंभ कर दी। हजारों के बिल हमारे पास आ रहे हैं। उसी में जो संभल में फर्जी लोगों के नाम ऐड थे, उनको हटाने का काम। चलिए, मैं मोहन जी की तरफ चलता हूं, फिर लौटूंगा। दुर्गेश जी, समय रहा तो जरूर आपके पास एक बार और लौटूंगा। मोहन जी, आपने बातें सुनी, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि कांग्रेस ने वचन पत्र की एक और श्रृंखला, पूरक वचन पत्र को जारी किया है। आपके पास इसका जवाब देने के लिए क्या है? क्या आप किस स्ट्रैटेजी के तहत आएंगे? हालांकि काफी घोषणाएं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सिंधिया साहब और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में कर चुके हैं, तो क्या आपको लगता है उतना ही पर्याप्त है? जी देखिए शरद जी, मैं एक आपसे बात कहना चाहता हूं कि जब मध्य प्रदेश में कोरोना अपने पैर पसार रहा था, उस समय जो लोग जिनके पास जिम्मेदारी थी वो IFI अवार्ड में बड़े बड़े सिनेमा के कलाकारों के साथ उस प्रोग्राम को करने की रणनीति बना रहे थे। तो तब जो जिन्होंने कोरोना का रोकथाम नहीं की, आज वो कोरोना से मरने वालों को पैसे देना चाहते हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है। ये जो बात कर रहे हैं टोटल वोटरों के लिए बात कर रहे हैं, ऐसा जब आएंगे ही नहीं सरकार में तो कर कहां से? देखिए, आपके बोलने पर मैं चुप रहा, कृपया आप मेरी बात सुन लीजिए। नहीं सुन पाएंगे क्योंकि आप मेरी बात सुन लीजिए। ये गलत, ये तरीका नहीं है। जिस समय की चर्चा कर रहे हैं उस समय ये षड्यंत्र कर रहे थे मध्य प्रदेश के लिए। देखिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप देखिए संबल योजना में किसी भी व्यक्ति के असामयिक निधन पर 4 लाख रुपए भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती थी। कमलनाथ जी ने ये देखिए, आप धैर्य रखिए, सुनने का प्रयास कीजिए, सत्य का सामना कीजिए। अगर आप सत्य का सामना नहीं करेंगे तो ये आपकी बौखलाहट को प्रदर्शित करेगा जनता के सामने। मध्य प्रदेश में लाखों लोग इस चैनल को सुनते हैं। कौन सा नया अस्पताल लगा दिए? दुर्गेश जी, मैं पूरा वक्त दूंगा आपको। बौखलाहट को सिद्ध करता है। इस बौखलाहट से बोलिए मोहन जी। इस चैनल का ये गरिमापूर्ण, झूठ बोलेंगे तो हम आपकी झूठ खोलेंगे। चैनल की गरिमा का ध्यान रखिए। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आपने संबल योजना को बंद कर दिया जिसमें कि असामयिक निधन पे पैसा दिया जाता था। आपने तमाम सारी उन योजनाओं को बंद किया जो आम आदमी के साथ थी। संबल योजना आपने स्कूलों में जो बच्चों को साइकिलें दी जाती थी, आपने हर उस योजना को बंद किया जो आम आदमी के किसी न किसी प्रकार से उसको संबल प्रदान करती थी। उस योजना को बंद किया आपने। गलत बात कर रहे हैं। आपने दुर्गेश जी, हम किसी को ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं। लैपटॉप छोड़ दीजिए, किसी बच्चे का उत्साहवर्धन नहीं किया। मालूम है भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। शरद जी, इनको एक दुर्गेश जी, हम सुन नहीं पा रहे हैं। मैं फिर आग्रह करूंगा, आप बहुत संजीदा राजनेता हैं, मत करिए इस तरह से। जी बोलिए राठौर साहब। देखिए जी, आप शरद जी देखिए, इनका पेशेंस खत्म हो चुका है। अगर ये इस तरह से बौखलाहट दिखाएंगे तो इस मध्य प्रदेश के लाखों लोग आपका चैनल देखते हैं, उनको साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये तर्क से नहीं कुतर्क से जीतना चाहते हैं। आप तर्क करिए, अपनी बातें रखिए। जब आपने बातें रखी तब मैंने सुनी। मैं आपको फिर कहना चाहता हूं कि संबल योजना जैसे तमाम सारे ऐसे कार्यक्रम जो भारतीय जनता पार्टी ने किए थे, आपका वचन पत्र आपने दिया था। आप भारतीय जनता पार्टी के अच्छे कार्यक्रमों को जारी रखते हुए अपने वचन निभाते। आपने 900 वचनों में से 7 वचन भी नहीं निभाए। आप नए वचन जो जनता को देना चाहते हैं, आप जनता आपके साथ भ्रमित नहीं होगी, आपके भ्रम जाल में नहीं फंसने वाली है। एक बार जनता फंसी थी, जनता ने आपको सत्ता दी,
आप सत्ता नहीं संभाल पाए, आपने भ्रष्टाचार का जो आलम किया, उस भ्रष्टाचार की वजह से आपने जो क्षेत्र में लोगों की अनदेखी की, आपने जो लोग विकास की बात करते थे, जो जिन लोगों चलिए मोहन जी, मैं वक्त कम है मेरे पास, बहुत कम है वक्त, उनको आपने अपनी पार्टी से बात का रास्ता दिखा दिया। दुर्गेश जी अपनी बात बहुत संक्षेप में पूरी करें। आरोप है बीजेपी का कि आप आपको 7 फेरे भी पूरे नहीं कर पाए। आपने हमारी बात नहीं सुनी जी। ये क्या बात है? आप मुझे एक चीज बता दीजिए, किसानों का जो कर्जा माफ में 2 लाख रुपए की राशि रह गई थी, क्या उसको मानना या उसको नहीं मानने की जो आपने बजट के अंदर विधानसभा में बोला है कि हम नहीं मानेंगे, उचित कदम है। आपने किसानों के बनाए हुए नियमों को आपने लागू नहीं किया। जो हम 1 रुपए यूनिट बिजली दे रहे थे, क्या वो गलत कदम था जिसको आपने रोक दिया? हमने 51,000 रुपए राशि बच्चियों के लिए देने की बात करी, आपने उस पर निर्णय को बदल दिया। ये क्या गलत कदम था? मैंने 3 चीज बोली है, बिजली का बिल 1 रुपए यूनिट आपने बदल दिया, 51,000 बच्चे। चलिए मैं अब आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा क्योंकि बहस जो है शोरगुल में डूब गई है और कोई समझ नहीं पा रहा है कि कौन क्या कह रहा है। बहुत धन्यवाद दुर्गेश जी, धन्यवाद मोहन जी। और मुझे दुख है कि ये बहस फिर किसी अच्छे नतीजे तक नहीं पहुंची और आप भी जब इसको सुनेंगे शायद आपके शीर्षस्थ नेता ये कह सकते हैं कि आप ज़्यादा जोर से बोले और आप जीत गए। लेकिन माफ़ कीजिएगा, इस तरह की बहस में चाहे एंकर महोदय हों, चाहे भाग लेने वाले प्रवक्तागण हों, हम सब पराजित ही कहलाएंगे क्योंकि ना हम अपना मंतव्य ठीक से रख पाए और ना हम अपनी बात कम्युनिकेट कर पाए उस जनता तक। ये कोई दंगल नहीं है, ये कोई कुश्ती नहीं है कि जहां पर तुरंत किसी को पटक कर पटकनी देकर विजेता भाव से आगे बढ़ जाइए। और ये मैं दोनों ही पार्टियों के बड़े नेताओं से जो बहुत समझदार और संजीदा हैं उनसे अपेक्षा रखूंगा कि आपकी पार्टी के जो प्रवक्ता टेलीविज़न चैनल्स में आते हैं उनके चीखने से उनकी योग्यता का आकलन मत करिए, क्योंकि ये एक बड़ा पॉपुलिस्ट अप्रोच हो जाता है कि 10 लोगों को मार दिया तो ये प्रवक्ता बड़ा श्रेष्ठ है। मत करिए सर, आप अपने प्रवक्ता का आकलन, एंकर का आकलन उसकी वाणी से करिए और कितनी सार्थक वो बहस है इस पर जरा निर्भर रहिए। चीखते हुए हम बहस को खत्म तो कर देते हैं लेकिन ये समझ ही नहीं आता, उधर दर्शक एक दूसरे की आंखों में झांक कर पूछ रहा होता है क्या बोल रहे थे ये लोग, क्या कह रहे थे, कुछ समझ ही नहीं पाए। सर ऐसा मत करिए प्लीज़। बहुत धन्यवाद बहरहाल आप लोगों का। नमस्कार।